अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और जहाँ भी होंगे खुश होंगे। अल्लाह ताला आप पे अपना फजल करे। नाज़रीन, आज फिर 2-3 दिन बाद आया हूँ ब्रेन ट्यूमर के बारे में बात करने, अपने आप लोगों से कुछ बातें शेयर करने, जो कि ख़ास तौर पे मैं समझता हूँ कि बड़ा ज़रूरी है अवेयरनेस के लिए, ख़ास तौर पे पाकिस्तान में रहते हुए। मजबूरी ये है कि यहाँ पे बीमारी जो है ना, वो डायग्नोस ही आखिर पे इसलिए होती है जाके, क्योंकि डायग्नोस करना ही नहीं चाहते। यहाँ पे डायग्नोस नहीं करना चाहते। उसकी बहुत सी वजूहत हैं, एक वजह नहीं है। मेरे साथ कई वजूहत हुई, पेश आई, और उसमें एक वजह तो खैर मशीनें हैं। मैं आज आपको जो बातें बताने वाला हूँ ये लोगों के लिए अवेयरनेस होगी, हर किस्म के लोगों के लिए, हर किस्म की बीमारी के लिए, कि डायग्नोसिस के हवाले से। और ये शेयर करने का मकसद ये है, और अपनी ज़ाहिर बात है, अपनी बात भी आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ ताकि आप लोग दुआ करें मज़ीद, कि मैं आप लोग जानते हैं बिल आखिर 3 साल बाद मेरा पता लगा कि जी मुझे ट्यूमर है। 3 साल बाद मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि 3.25 साल पहले, 2.5 साल पहले मेरी वीपी शंटिंग हुई, यानी कि नाली डली दिमाग में इन्फेक्शन की वजह से, जिस पे न्यूरो सर्जन जो था, वो जिसने डाली, उसने कहा कि ये जो इसका रूट कॉज है, क्योंकि रूट कॉज होती कोई, वो या टीबी होती है, या ट्यूमर होता है, या इन्फेक्शन होता है। तो ट्यूमर मुझे नज़र नहीं आ रहा सी स्कैन में, एमआरआई में, और टीबी भी नहीं है, तो इन्फेक्शन होगा, वो होगा करके उसने छोड़ दिया और नाली डाल दी। अब रूट कॉज को उसने पकड़ा ही नहीं कि क्यों था। ये बेसिकली ट्यूमर की वजह से था, जो अब समझ आ रही इन्वेस्टिगेशन और सारी चीज़ों की रिसर्च के बाद। तो उसे बड़ा मैंने कहा था कि पता कर लो क्या वजह है, लेकिन वो केयरलेस, इतना ज़्यादा उसने केयरलेसनेस दिखाई कि अगर मैं बताने बैठूं तो बहुत ही खौफनाक। क्योंकि मैंने कुछ बातें उसे की तो आगे से मजाक उड़ाता था डॉक्टर के, क्योंकि 6 महीने तो उसके पास मैं पहले जाता रहा, या कम से कम 4-5 महीने तो वो दवाई देता रहा था मुझे डिप्रेशन की, शंट भी बाद की बात है। तो उसके बारे में मैंने कंप्लीट वीडियो बनाई थी कि वो मेरे साथ क्या कुछ हुआ था। बड़ा ही जुल्म हुआ था। जुल्म मैं कहूँगा, जुल्म इसलिए क्योंकि मैं एक किस्म का पिटता था, उस टाइम पिटता था कि मेरे से चला नहीं जा रहा, मैं गिर जाता था, लिटरली मैं गिर जाता था, चलते चलते गिर जाता था, और कुछ लोग जानते हैं मैं गिर जाता था, मैं टेढ़ा खड़ा होता था, और न्यूरो सर्जन के पास जा रहा था, और मैं क्या करूं और मैं किधर जाऊं। लेकिन न्यूरो सर्जन आगे से मुझे डिप्रेशन के फक्के की गोलियां दे रहा था कि इसको डिप्रेशन की वजह से ये सब कुछ। और घर वाले भी ज़ाहिर बात है, वो नहीं चाहते कि बेटे को ट्यूमर निकले, इसलिए वो डिप्रेशन पे खुश थे। खुश होता ना बंदा कि चलो शुक्र है डिप्रेशन। तो जब मैं उनको कहता था कि मेरी तबीयत इतनी नहीं ठीक, मैं ख़राब है तबीयत, और मैं नहीं बात कर सकता, बोल सकता, चल सकता, कुछ भी नहीं कर सकता, तो वो डालते थे कि तीनों डिप्रेशन, जो डॉक्टर ने कहता है वो उससे ज़्यादा की। तो बड़ी तकलीफ दे जो कहानी है ना, उसकी मैंने पूरी वीडियो बनाई थी कोई 2-3 माह पहले, चंद माह पहले। लोगों ने कहा था शेयर कर, तो उसका जो लिंक है वो मैं नीचे कमेंट्स में, पहला कमेंट मैं लिंक में शेयर कर देता हूँ, तो जिसने नहीं देखी वो देख सकता है। उसमें मैंने डिटेल अपना बताया, वो ट्यूमर का डायग्नोस होने से पहले। ये ट्यूमर तो अभी पिछले महीने, मतलब 20-25 दिन पहले डायग्नोस हुआ है, और उससे पहले मैं वो वीडियो बना चुका हूँ। मुझे खुद भी नहीं था पता कि मुझे ट्यूमर है। अब ट्यूमर की बात करें तो पता क्यों नहीं लगा, मैं यहाँ से शुरू करता हूँ, क्योंकि बातें हज़ारों हैं, लेकिन कहीं से शुरू करेंगे। पता इसलिए नहीं लगा क्योंकि जी ओपन एमआरआई की मशीनें पड़ी हैं पूरे पाकिस्तान में। आप कहीं चाहें ना तो लिखा होता है ओपन एमआरआई। ओपन एमआरआई मुझे नहीं था पता कि इसका क्या मतलब है, क्या फ़र्क है। छोटी सी मशीन होती है, आप एमआरआई करवाते हैं, सादा एमआरआई कराएं 6-7 हज़ार रुपया लगता है, कलर्ड कराएं 10-12 हज़ार, कंप्लीट डिटेल 15-18 हज़ार रुपया दे के आप आ जाते हैं। और इतने पैसे दे के तो आपको एमआरआई वो किसी काम का नहीं, किसी काम का नहीं। अब मैं आपको समझाऊंगा, मुझे किसी डॉक्टर ने भी बताया, और वैसे भी, कि ब्रेन है, फ़र्ज़ करें उसका एमआरआई होगा, ये अखरोट की तरह ब्रेन है, तो जो एमआरआई है वो तस्वीरें बाहर से खींचता है, लेकिन वो अंदर तक उस तरह तो नज़र नहीं आता। वो स्लाइस करता है ब्रेन को, स्लाइस करके, जिस तरह केक के स्लाइस होते हैं, केक के स्लाइस समझते हैं आप, तो बीच में कहीं केक में किशमिश होगी, तो वहाँ से स्लाइस होगा, तो ऐसे वो फिर दिखाएगा कि ये बीच में किशमिश है, बाहर से नहीं अंदर से। तो वो डिफरेंट तस्वीरें होती हैं, इसलिए एमआरआई की, यानी कि आप देखें तो जो कंप्लीट स्टडी है उसके 4-5 वो एक्सरे होते हैं, उसमें 30-40 तस्वीरें होती हैं वो अंदर से। तो जो लिमिटेड स्टडी है उसकी थोड़ी होती है, पहली बात। दूसरी बात, ये मशीन में फ़र्क, ओपन एमआरआई और क्लोज एमआरआई में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। और सिटी स्कैन में भी, जहाँ से मेरे सिटी स्कैन और एमआरआई हो रहे थे, वो मशीनें, अब वो साबित हुआ ओपन एमआरआई की और सिटी स्कैन की सेकंड हैंड मंगवा लेते हैं बाहर से, आपको पता है, रख लेते हैं पैसे पर, प्रॉफिट प्रॉफिट, बिजनेस बिजनेस। तो मैं इसलिए कहूँगा बार बार, माफियाज हैं, क्योंकि बिजनेस की तो कुछ मिसालें मैं आपको दूंगा कि इतना खौफनाक बिजनेस चल रहा है
कि कुछ मेरे पास सबूत हैं जो मैं अगली वीडियोस में शेयर करूंगा कि एक तरफ हुकूमती इदारे हैं जो गवर्नमेंट के आपके हॉस्पिटल हैं, जहाँ पे जाने से इंसान को वैसे ही डर लगता है। उसकी क्या वजह है वो आप जानते हैं, वो मैं बताऊंगा बाद में। और दूसरी तरफ प्राइवेट है, यानी कि इंसान फंस के रह जाता है कि इधर जाएगा तो दूसरी छुरी, इधर जाएगा दूसरी छुरी। तो फिर भी बंदा जो पैसे लगा ना सकता है तो वो कोशिश करता है प्राइवेट पे जाए ताकि ज़रा तवज्जो मिल सके, टाइम मिल सके। तो प्राइवेट के चक्कर में भी बड़े तमाशे हैं, थोड़े तमाशे नहीं। खैर, वो एमआरआई की जो मशीन है उस पर मेरा वो जो है वो, क्योंकि मिड ब्रेन में ट्यूमर था, छोटा था उस टाइम, तो वो नहीं आया, नज़र नहीं आया। अगर आया तो डॉक्टर ने वो नहीं किया, क्योंकि अब मेरे पास इस टाइम इतने एमआरआई पड़े, क्योंकि मैंने कोई दर्जन एमआरआई कराए, मतलब 3 साल के अंदर, और सीटी स्कैन। तो मैंने अब चूंकि इतना इस बीमारी के अंदर घुस चुका हूँ, डॉक्टरों से मिल चुका हूँ, पूछ चुका हूँ, तो मैं खुद भी काफ़ी चीज़ें अब देख रहा हूँ। जिस जगह पे मेरा ट्यूमर अभी मिला है, मैंने उस जगह को पिन पॉइंट करके पिछले सारे एमआरआई देखे। अब बड़ी ज़रूरी बात मैं करने वाला हूँ, और सारे सीटी स्कैन देखे। तो उस सीटी स्कैन और एमआरआई में जब मैंने गौर से उसको लाइट में देखा है तो मेरा ट्यूमर मौजूद था, लेकिन छोटा था। ब्रीक डॉट वहाँ पे उसी जगह पे साया शैडो था। फिर वो अगले साल में थोड़ा शैडो ज़्यादा था उसी पॉइंट पे, फिर उससे अगले साल थोड़ा शैडो ज़्यादा था। ये मैं आपको फैक्ट बता रहा हूँ। लेकिन फिर डॉक्टर ने क्यों नहीं देखा? इसलिए क्योंकि मैं आपको एक और हकीकत बताने लगा हूँ। क्योंकि डॉक्टर के पास जब भी एमआरआई लेके गए हैं तो वो ऐसे एमआरआई को देखता था, एमआरआई 3-4 पेजेस का होता था, सिर्फ एक एमआरआई को देखता था, और सिर्फ वो पानी देखता था इन्फेक्शन का, जो हाइड्रोसफेलस का, और ऐसे देख के रख देता था कि ठीक है या गलत है। मकसद कहने का ये है कि वो इतनी जुरत नहीं था करता या टाइम नहीं था निकालता कि सारी तस्वीरें देख ले कि इज दैट ऑल क्लियर, मतलब सारी चीज़ें ठीक है, ऑल राइट और सब कुछ नहीं। ये मैं आपको बता रहा हूँ, मेरे भाई ने फिर इस चीज़ की बात की गवाही दी है कि हाँ, डॉक्टर 3 एमआरआई लेके जाते थे तो एक देख के तो बस रख देता था कि ठीक है या गलत है, अगले एमआरआई नहीं था उठाता जिसमें वो निशान नजर आता था। तो ये इसको क्या कहेंगे, ठीक है। और मकसद कहने का ये है कि मैं अपनी बीमारी से गुजर रहा हूँ, मुझे इतनी चीज़ें पता लग रही हैं। 30-32 साल के एक्सपीरियंस वाले डॉक्टर, वो जो मुझे डिप्रेशन की दवाइयाँ देते रहे 6 महीने। अब ये न्यूरो सर्जन शिफा हॉस्पिटल का हेड कंसल्टेंट जो कि प्रोफेसर डॉक्टर, उसने मुझे 2 महीने पता किस चीज़ पे लगाया, आप लोगों को पता है? सॉरी, मैं अभी भूल आया हूँ कमरे में दूसरे। पहले मुझे ऐनक बना दी, उसके बाद मुझे वो एक आंख वाली ऐनक बना दी, वो पैरट्स ऑफ कैरेबियन वाली, कि मतलब देखो एक आंख से तो चलो नज़र आता रहेगा। और साथ मुझे दवाइयाँ दे दी, स्टीरॉइड्स, ताकि सूजन तुक्का लगाने के लिए तो ठीक हो जाए। क्योंकि सिटी स्कैन उसके पास लेके गए, उसको सिटी स्कैन में ट्यूमर नजर नहीं आया, हालांकि उस सिटी स्कैन में भी डॉट था। तो बाद में कहता कि ये डॉट मुझे शक था, लेकिन मतलब इसलिए मैंने एमआरआई कराया, लेकिन पहले इसलिए नहीं कराया कि देख लें ज़रा, तो बाद में वो कराया एमआरआई। खैर, तो वो भी शक पे छोड़ दिए मीना डेट। अब उसके बाद क्या हुआ जी कि ये एमआरआई और भी मैं सिर्फ बता रहा हूँ कि कितना फ़र्क है, कि मुझे जो है उसने ना वर्जिश पर लगा दिया कि आपने ऐसे करके ऐसे करके ऐसे करके देखना है, ऐसे करके ऐसे करके ऐसे करके देखना है, और आपने ऐसे करके देखना है। मतलब मैं इंसान, मेरा भाई मेरे पीछे, मेरी बेगम मेरी पीछे, कि दिन में आपने हर 2 घंटे बाद ऐसे वर्जिश करनी है। मतलब मेरा ये मसला ही नहीं, और मुझे थेरेपी पे लगा दिया आई की, और मैं दिन में वर्जिश कर रहा हूँ, पागल हो रहा हूँ। यही सेम सब कुछ मेरे साथ हुआ जब मेरा ये इन्फेक्शन का मसला हाइड्रोसफेलस का 2 साल पहले ट्यूमर की वजह से हुआ, 3 साल पहले। तो उस डॉक्टर ने कहा इसको डिप्रेशन है, इसको दिन में सुबह शाम घंटा वॉक करवाया करो, घंटा वॉक करवाया करो। अब मैं एक बात बताऊं, ये हमारे ना पाकिस्तान में एक वॉक का बड़ा मसला है। मुझे और भी लोगों ने मशवरे दिए कि वॉक किया करो। वॉक जो है ना, उनको थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन दे दूंगा मैं सबको। ये मेरा ट्यूमर जिस जगह पड़ा हुआ है ना भाई, मैं भी थोड़ा सा पढ़ा लिखा हूँ, 2 जमातें, जिस जगह मेरा ट्यूमर पड़ा हुआ है वहाँ के लिए वॉक ठीक नहीं है। वहाँ के लिए वॉक ठीक नहीं है, कि मतलब जब मैं वॉक करता हूँ मेरा ब्लड प्रेशर बढ़ता है, तो मेरे ट्यूमर के लिए इज़ नॉट गुड, ठीक है। तो कहने का मकसद ये है कि वॉक इज़ नॉट गुड फॉर माई ट्यूमर, यानी कि दौड़ना, ट्रेडमिल या जो भी। और वो मुझे वॉक करवाता रहा, और मैं गिरता रहा, और फिर अब ये मुझे वर्जिश कराता रहा। अब मुझे, मैंने जब इस ट्यूमर का पता लगा, मैंने कहा वर्जिश करूं? तो कहता नहीं नहीं, अब तो वो ट्यूमर की आपकी 6 नर्व पालसी है, मतलब 6ठी नर्व पालसी, जो भी पाली है या पालसी है, मतलब वो डैमेज हुई है ट्यूमर की वजह से। अब वो ट्यूमर ठीक होगा तो आपकी ये डबल विजन ठीक होगा। इस टाइम मुझे आप लोग 2 नज़र आ रहे हैं, आप लोग से मुराद के मैं खुद अपने आप को 2 देख सकता हूँ सामने, ये 2, ये 2, ये 2, ये 4, ठीक है, मतलब डबल विजन। तो ये टाइम लगेगा। आज थोड़ी हिम्मत की बोलने की, अब जाके फिर गिर जूँगा, लेटा रहता हूँ, तेरी बात है, थका रहता हूँ, वाक वाली हिम्मत कोई नहीं है।
अब वॉक वाली हिम्मत इसलिए नहीं क्योंकि वो ट्यूमर की लोकेशन ऐसी है ना कि मतलब हर चीज़ का हल वॉक नहीं ना होता। तो वो डॉक्टर मुझे कहता था मतलब पहले वॉक करो, मतलब मुझे मजीद बीमार कर रहे थे। तो ये मैं आपको फिलहाल अभी बातें तो बहुत हैं, ये पहला पॉइंट बताऊँ शेयर कर रहा हूँ कि MRI की मशीनें एक जैसी नहीं। मैं जब कराची गया डो मेडिकल यूनिवर्सिटी, तो वहाँ पे जो MRI मशीन थी वो क्लोज MRI थी। वो क्लोज MRI के अंदर आप पूरे चले जाते हैं उस, और वो जिन मशीन थी उसमें जब ट्यूमर की वो रिपोर्टें आई, रिजल्ट आया, तो भाई ने कंप्यूटर में देखी तो वो बता रहा था कि उसने गौर से देखी, डॉक्टर ने दिखाई कि आपका ट्यूमर एग्जैक्टली क्लियरली नज़र आ रहा था कैसे कैसे उसकी शेप है, कहाँ कहाँ पे वो जा रहा है। और जो पिछला MRI इस्लामाबाद से कराया कलसूम शिफा ये सबसे, वो थोड़ा थोड़ा बस मध्यम मध्यम नज़र आ रहा था, और जो बाकी जगहों से कराया वो तो नज़र ही नहीं था आ रहा। तो अब ये बता दूं कि ये हालात हैं, और MRI पे पैसे लगते हैं लेकिन MRI एक जैसे नहीं होते। और फिर जाके पता लगता है कि वो किशमिश अंदर थी, इनकी मशीनें ख़राब थी, बाहर से तस्वीरें खींच ली और सही MRI नहीं आया, और डायग्नोस नहीं हुआ। और डॉक्टर ने जहाँ पिन पॉइंट थोड़ा सा निशान था वो देख सकता था, उसने देखा ही नहीं, क्योंकि उसने गौर नहीं इसलिए किया क्योंकि टाइम नहीं है। 2000 रुपये फीस है एक मरीज़ की, 2500 रुपया, वो अगले ने आना है, टाइम ज़ाया होगा। तो जितनी देर में इसका मैंने MRI देखना है उतनी देर में मैं 5000 कमा लेना, सीधी सी बात है। मैं साबित करूँगा कि ये है मसला, ठीक है। दिन में लाख रुपये की दिहाड़ी लगानी है, वो ये ना हो कि 90,000 की लगे। तो ये प्राइवेट का है, और गवर्नमेंट का तो बेड़ा ही गर्क है, ठीक है। तो ठीक है, इलाज भी हो रहे हैं, कर रहे हैं, लेकिन कहाँ मुझे कराची जाना पड़ा डो, फेडरल कैपिटल में मशीन नहीं है, वो एक अलग टॉपिक है कि 2 मशीनें मंगवाई सिंध गवर्नमेंट ने, एक गंबट में पड़ी है और एक डो में। जो गंबट में है, गंबट जगह है, वो चलती नहीं क्योंकि उसको चलाने के लिए बंदे नहीं है, न्यूरो सर्जन नहीं है, लेकिन मंगवा बैठे हैं, पैसे लगा बैठे हैं, 2 अरब की 2 मशीनें। तो इतनी कोऑर्डिनेशन नहीं कि फेडरल कैपिटल में वो ला के रख दें और यहाँ पे एक मशीन हो, एक कराची में हो, चलें 2 जगह पे हो। एक मशीन यानी कि अभी फिलहाल फ्री ज़ाया हो रही है, और एक मशीन वो यूज़ हो रही है गामा नाइफ की। तो लोग कंफ्यूज कर जाते हैं, साइबर नाइफ इज समथिंग एल्स, दिस इज गामा नाइफ जस्ट फॉर ब्रेन ट्यूमर्स। तो ये एक अलग टॉपिक है वो मशीन वाला, इस पर फिर अगली वीडियो में बात करते हैं। तो बातें बड़ी हैं, और मेरे साथ जो मसले, अभी मेरा बेटा बीमार हो गया, पूरा हफ्ता पीछे बीमार रहा, बुखार, उसके साथ जो कुछ इस्लामाबाद में हॉस्पिटल्स ने जो छुरियाँ खोली, ठीक है, तो वही गवर्नमेंट और प्राइवेट वाला मामला, उस पर भी बात करेंगे, क्योंकि बातें ही करनी है। आपके अल्लाह ताला तौफीक दे, सेहत दे, तो लोगों को अवेयरनेस मिले, और मैं कोई बता सकूं कि अपना जो हर इंसान को ख्याल रखना चाहिए, क्योंकि मतलब जो उनको नॉलेज मिल सके मुझसे। तो बाकी ये है कि अब बाकी बातें मैं नेक्स्ट वीडियो में करूँगा, कि मैं थक गया हूँ, आज ज़्यादा बोल लिया। आप लोगों ने दुआ करनी है, बस दुआ करते रहिएगा, तो अल्लाह ताला हिम्मत दे। नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात करते हैं आप लोगों से, और ताकि वापस आऊँ इंशाल्लाह ताला उसी जोश जज्बे के साथ, और आप लोगों के साथ फिर बात जारी रहे। तो दुआ में बड़ी ताकत है, दुआ बड़ी ज़रूरी है, क्योंकि ये दुआ ही है जिस पे अल्लाह का फजल ही है कि जो मैं आज ट्यूमर ले के बैठा हूँ और आपके साथ बात भी कर रहा हूँ, और हिम्मत भी है, और अल्लाह ने तौफीक दी है, हिम्मत की भी तौफीक दी है, बर्दाश्त की भी तौफीक दी है। और ये जो खुदा का फजल है ना मेरे पे, ये बड़ा ही ज़्यादा, कि मतलब जो आधा बंदा तो मर जाता टेंशन डिप्रेशन में सोच के, तो अल्लाह ताला ने बड़ी हिम्मत दी, ये बड़ा ही अल्लाह का फजल। तो दुआएं करते रहें। नेक्स्ट वीडियो तक मैं आप लोगों से जाना चाहता हूँ। तो जो लोग तुम मेरी बातों को ठीक समझते हैं ना, वो वीडियो को नीचे शेयर का बटन है वो शेयर कीजिएगा, ये मेरी रिक्वेस्ट है, शेयर कीजिएगा, ये मेरी रिक्वेस्ट है। अल्लाह ताला आप सब पे अपना फजल करे। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़। और शर्माइएगा नहीं शेयर करना।